Hello students. So today we are starting with the SEBI laws, wherein SEBI laws भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं, रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स through IPOs. So what is IPO? Basically the full form of IPO is initial public offer, right? Initial public offer which means that अगर कंपनीज कभी भी फंडिंग रेज करना चाहती हैं तो वो पब्लिक से रेज कर सकती हैं, बट द वेरी फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रही हैं और पब्लिक फंडिंग सीक करना चाहती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. शॉर्ट में हम इसको IPO बोलते हैं. सी इट इज़ नॉट दैट ईजी कि हम कभी भी फंडिंग रेज कर लें पब्लिक से, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट दैट ईजी. सेबी ने कई रिस्ट्रिक्शंस, कई कंडीशंस इसके ऊपर इम्पोज कर रखी हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ एलिजिबिलिटी ऑफ द इशूअर. सो इशूअर कंपनी जो है, इशूअर कंपनी के लिए हम बोल रहे हैं, इशूअर कंपनी के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हुई हैं. बिफोर मेकिंग एन इशू दे हैव टू कंप्लाई विद ऑल दीज कंडीशंस. लेट अस चेक इट आउट कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो इन्हें कंप्लाई करनी है. द फर्स्ट कंडीशन सेज इफ द इशूअर एनी ऑफ इट्स promoter group or directors or selling shareholders are debarred from accessing the capital market by SEBI or of any other company which is debarred from accessing the capital market under the order or directions made by SEBI. So what they are trying to say is, हम यहाँ पे 5 पार्टीज की बात कर रहे हैं. पहला we are talking about the issuer company. Second they are talking about the promoters. Second step में they are talking about the promoters. Thirdly we are talking about promoter group. Promoter मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स, फाउंडर्स जो होते हैं वो promoters कहलाते हैं. Promoter group मतलब जो ग्रुप कंपनीज हैं, राइट, वो. दूसरा कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, promoter group, promoters, directors. And lastly we are talking about selling shareholders. Now ये selling shareholders कौन होते हैं कंपनी के अंदर? See many a times what happens is कि कंपनी जो है वो अगर कोई पब्लिक ऑफर लेकर आती हैं, पब्लिक इशू लाती हैं, तो देर आर 2 modes. वन इज़ कि कंपनी ये जो पब्लिक ऑफर ला रही है वो कम्प्लीटली फ्रेश शेयर्स इशू करके लाती है. दूसरा एक ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर रहे होते हैं. तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसका जो कंसिडरेशन आएगा वो किसके पास आएगा? कंपनी के पास नहीं, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास आएगा. ओके, तो एक इसके अंदर ये और रहेगा कि सेलिंग शेयर होल्डर्स. तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये 5 पार्टीज़ के ऊपर अप्लाई करती है. इशूअर कंपनी, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स. व्हाट दे आर सेइंग, ये सारे जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं ये डीबार्ड नहीं होने चाहिए फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. तो व्हाट वी आर सेइंग, ऑल दीज पार्टीज शुड नॉट बी डीबार्ड. दीज पार्टीज should not be debarred from accessing the capital market. From accessing capital markets. Okay, so these companies, these all 5 parties should not be debarred from accessing capital markets. Now debarred from accessing का मतलब ये है कि ये सारी जो भी parties हैं ये सब, इनको सेबी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए फ्रॉम मेकिंग एन इशू और फ्रॉम ट्रांसफर्स ऑफ द सिक्योरिटी. किसी भी तरीके की कोई रोक इनके ऊपर नहीं लगी होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन इन 5 पार्टीज के लिए है. सेकेंड कंडीशन सेज unless an application is made to one or more stock exchanges for in principle approval. Now this is a kind of approval which is to be taken from the stock exchanges before making an IPO. आपको in principle approval लेना पड़ेगा.
ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो ये जो पूरी हम रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं ये पूरा एप्लीकेबल किसके ऊपर है? शेयर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऊपर। रिमेंबर दैट वी आर एक्चुअली स्टडिंग सेबी, ICDR regulations, all right, and these regulations, these are applicable on two type of securities. One is equity shares and other we talk about convertible securities. ओके, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ मतलब ये है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो अभी हम लोग इशू कर रहे हैं किसी और फॉर्मेट के अंदर, जैसे डिबेंचर्स इशू किए फॉर एग्जांपल, अभी मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ एंड फ्यूचर में ये डिबेंचर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम रीपे नहीं होंगे, ये क्या होने वाले हैं? इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया कि हम सेबी ICDR की रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं जो एप्लीकेबल होने वाली हैं इक्विटी पे और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ के ऊपर। पहला कंडीशन हो चुका था। सेकंड वाज सेइंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ ऑन सच स्टॉक एक्सचेंजेस and has chosen one of them as the designated stock exchange. See what happens ना, हमारी कंट्री के अंदर कई स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, there are many stock exchanges and there are certain ones जिनको CG ने, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन ग्रांट कर रखा है। ओके, तो वी हैव रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिला है। इनमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जहां कंपनी लिस्ट होना चाहती है वो कंपनी का डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, सो कंपनी हैज़ टू चूज वन ऑफ देम एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। In case of an IPO, the issuer should make an application for listing in at least one recognized stock exchanges having nationwide trading terminal। तो आपने जो ये designated stock exchange इलेक्ट किया है अपने लिए, इसका क्या होना चाहिए? nationwide trading terminals होने चाहिए, should have nationwide trading terminals। ओके, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, इनमें से हमें एक को हमारे लिए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट करना है और ये डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज ऐसा होना चाहिए जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। अब नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल का मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस जिनकी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस जिनकी सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेडेबल है, फ्रीली ट्रेडेबल है, जैसे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, साथ में हमें क्या करना है? एप्लीकेशन लगानी है लिस्टिंग के लिए। ओके, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। Unless it has entered into an agreement with the depository for dematerialization of equity shares and convertible securities। See what happens is, आजकल शेयर्स वगैरह जो भी इशू होते हैं ये फिजिकल फॉर्मेट में तो होते नहीं हैं, ये डीमैट फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है इनको होल्ड कौन करेगा? तो इनको होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर है हमारी इसके अंदर, पूरे सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर, डिपॉजिटरी के नाम से। डिपॉजिटरीज एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करेंगी? इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिक्योरिटीज़ को होल्ड करेंगी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर के बिहाफ पे डीमैट फॉर्म के अंदर। ओके, तो डीमटेरियलाइजेशन की जाहिर सी बात है हमें इनसे अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। तो डिपॉजिटरी के साथ थर्ड कंडीशन बोलती है कि आपको अग्रीमेंट एंटर कर लेना है फॉर द सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशूड या प्रपोज टू बी इशूड। तो इधर सिक्योरिटीज़ आपकी पहले से इशू हो चुकी हैं, उसके बाद आप उनको अग्रीमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका इशू आने वाला है, प्रपोज टू बी इशू है, तो दोनों ही सिचुएशंस में आप अग्रीमेंट के लिए कर सकते हो, अग्रीमेंट एंटर करोगे डिपॉजिटरी के साथ। डी कंडीशन सेज all the existing partly paid up equity shares of the issuer have either been fully paid up or forfeited। See what happens is, partly paid up shares का मतलब क्या होता है? जैसे एक पर्टिकुलर शेयर है कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल दैट शेयर, मैं इसके रेफरेंस में बात कर रही हूँ,
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का जो शेयर है दैट इज़ फॉर ₹100 फॉर एग्जाम्पल, ओके, इशू प्राइस इसका 100 था। इस 100 में से कंपनी को सिर्फ 80 रुपीज़ हैं जो पेड अप हो चुके हैं, 20 अभी भी क्या है, कॉल्स इन अरियर्स है, 20 का अभी भी अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया है। तो अगर इस टाइप का शेयर है आपकी कंपनी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो फिर आप नई सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर पाओगे। सो वन ऑप्शन दैट यू हैव इज़ कि आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो है इनको क्या कर लो, इसको या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इसको फुली पेड अप कर दीजिए या फिर आप इसको क्या करिए, फोरफीट करिए, ओके, या फिर आप इसको फोरफीट कर दीजिए। फोरफीचर का मतलब ये है कि इन सिक्योरिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं एक तरीके से, ओके, कि कंपनी क्या कर रही है, ये शेयर्स शेयर होल्डर से वापस ले लेगी और जो अमाउंट वो 80 रुपये पे कर चुका है वो अमाउंट भी क्या हो चुका है, फोरफीट हो चुका है, वो अमाउंट अब इसको रिफंड नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट करा है इस वजह से। तो अगर इस तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर्स कंपनी के अंदर पार्टली पेड अप हैं तो यू नीड टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप या फिर उन्हें क्या करो, फोरफीट कर दो, ठीक है। तो अभी हमने 4 कंडीशंस देखी हैं, एक बार इन 4 कंडीशंस को रिकॉल करते हैं। सी, क्या कहा हमने, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेज इशूअर, राइट। दूसरा हमने बात करा प्रमोटर, second we are talking about promoter, third we are talking about promoter group, right, and company के directors या फिर lastly selling shareholders, okay। ये selling shareholders कौन से situation में होते हैं, in case of OFS, offer for sale, which I told you, offer for sale is a mechanism जहाँ पे कंपनी के existing shareholders कोई भी सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, कंपनी फ्रेश ऑफर नहीं ला रही है इक्विटी शेयर्स का, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब सेल्स करेंगे तो कंसिडरेशन किसके पास आएगा, कंपनी के पास नहीं, ऑफ कोर्स उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास आएगा, राइट। तो ये सब लोग क्या नहीं होने चाहिए, ऑल दीज पार्टीज शुड नॉट बी डीबार्ड, ठीक है, ये सारे डीबार्ड नहीं होने चाहिए। डीबार्ड किस चीज़ से, सिक्योरिटीज़ मार्केट को एक्सेस करने से, ओके, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन वाज कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन करना पड़ेगा, ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। एक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, दूसरा काम हमें क्या करना था, आपको एक डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज करना था, चूज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट, एंड इसी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको क्या करना है, लिस्टिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो DSE हमने चूज कर लिया और इसी के ऊपर आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर लिस्टिंग, ओके। तो दिस इज व्हाट आवर सेकंड कंडीशन, जो दो बातें कर रही है। पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन करना है, राइट, एंड दूसरा आपको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज करना है, कई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें से, एंड उसी के ऊपर आपको क्या करना है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, फाइन। थर्ड कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज आवर थर्ड कंडीशन, फाइन। थर्ड कंडीशन क्या थी, हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया, ये हमने इन सब की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देख ली, राइट। इसके बाद हम ये कह रहे थे कि अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो क्या है, पार्टली पेड अप है, तो वी नीड टू गेट देम फोरफीटेड या फिर उनको फुली पेड अप कन्वर्ट कर लो। तो ये मैं लिख देती हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके क्या हैं, पार्टली पेड अप हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, इनको दो ऑप्शंस हैं,
या तो इनको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लें या फिर इन्हें फोरफीट कर लें। ओके, ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक और फोर्थ कंडीशन इसके अंदर आती है, दैट इज यू हैव टू एंटर एन अग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। ओके, एंड ये अग्रीमेंट हम किस चीज का एंटर कर रहे हैं? दिस अग्रीमेंट इज ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का अग्रीमेंट हमने इनके साथ एंटर करा है। ओके, डीमटेरियलाइजेशन मतलब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन होल्ड करने वाली है? ये डिपॉजिटरी होल्ड करने वाली है, राइट? तो ये 4 कंडीशंस हैं, इनके हमने नोट्स बना ली हैं। ये सारे जो भी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, इट इज़ बेटर कि आप इनको ऐसे नोट्स के फॉर्मेट में अपने पास रखें, बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी हैंडी और ये लास्ट मिनट में आपको रिविजन्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अदरवाइज कंटेंट इतना ज़्यादा है, थ्योरी इतनी ज़्यादा रहेगी लॉज में कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इट इज़ मैंडेटरी टू कीप दीज नोट्स मेंटेन्ड, राइट? चलो कंटेंट पे चलते हैं वापस। ठीक है, ये कंडीशंस हमारी डन है, ये हमने देख ली थी कंडीशन सारी। फर्स्ट वाला हो चुका है, राइट? सेकंड, थर्ड और ये डी, ये सारे के हमने नोट्स बना लिए हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसके अंदर, दैट इज कंडीशन नंबर ई। ई वाला पॉइंट हम देखते हैं अब इसमें। अनलेस फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स towards 75% of stated means of finance excluding the amount। एक बार एक्सक्लूडिंग वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, हम ऊपर वाली लाइन को स्टडी करते हैं एक बार। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये फर्म अरेंजमेंट्स करने हैं आपको फाइनेंस के वेरीफाइबल मीन्स के थ्रू। वेरीफाइबल मीन्स का मतलब ये है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होने चाहिए, जैसे बैंक्स वगैरह के थ्रू, ठीक है? बैंक्स या फिर PFI, इनके थ्रू आपको क्या करना है? आपके पास फाइनेंस के अरेंजमेंट्स पहले से रखने हैं। अच्छा, 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस मतलब जितना भी आप फंड रेज करने वाले हो, ठीक है, वो जिस भी पर्पस में लगेगा, मेक श्योर उसका 75% आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी फाइनेंसिंग हम रेज करने वाले हैं उस फाइनेंस, जैसे सपोज करो मैं एक 100 करोड़ का मेरा नया प्रोजेक्ट है, मैं वो स्टैब्लिश करने वाली हूँ। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ है, राइट? अब नया फंडिंग जो मैं सीख करने वाली हूँ 100 करोड़, वो तो ठीक है, मेरे पास पैसा आएगा, बट मेक श्योर कि उसका 75% आपके पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है, ठीक है? तो पहले से भी कुछ पैसा होना चाहिए कंपनी के पास। फर्म अरेंजमेंट्स करने हैं बैंक्स पे PFI के थ्रू, कितना? 75%। अब आगे का स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू द प्रपोज्ड पब्लिक इशू। मैं ये जो अमाउंट पब्लिक इशू से रेज करने वाली हूँ वो अमाउंट एक्सक्लूड कर दो। भाई मान लो 100 करोड़ का मेरा कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, राइट? लेकिन मैं पब्लिक से कितना फंडिंग सीख कर रही हूँ? सिर्फ 25 CR सीख कर रही हूँ, ओके? तो वो 25 CR उस 100 CR में से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है? या फिर राइट्स इशू के थ्रू कर रहे हो, जैसे भी है, या फिर आप एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल अक्रूवल्स हैं। इसका मतलब आपके ऑलरेडी कोई अक्रूवल्स हैं, यानी पहले से ही आपको कुछ लोगों से पैसा लेना है, ओके? तो वो सारा मनी अक्रू हो चुका है, बट अभी तक आपने रिसीव नहीं करा है। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो वो सारा अमाउंट हटा के जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% आपके पास पहले से ही अरेंज्ड होना चाहिए, ओके? फाइन, आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। F कंडीशन जो है ये कह रही है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी के फाउंडर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, राइट? देखो, प्रमोटर को कंपनीज एक्ट ने या फिर सेबी ने, इन लोगों ने इतना कुछ डीपली नहीं डिफाइन किया है। ये सिंपल वेज में ये बोलते हैं कि कंपनी जिसको बताएगी ना कि ये हमारा प्रमोटर है, वो हमारा प्रमोटर बन जाएगा, ठीक है? वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो फाइन, प्रमोटर्स होल्डिंग इज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, है ना? पहले से डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट,
अब ये एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑफर डॉक्यूमेंट। सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे सपोज हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने जाते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, पहले से कुछ ब्रोशर काइंड ऑफ या एक प्रॉस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं, बुकलेट्स ही प्रिपेयर करके रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस कॉलेज के बारे में होगा, कोर्सेज क्या ऑफर करते हैं, फैकल्टी, उनका रिजल्ट, उनकी एक्टिविटीज़, ये सब होता है उसके अंदर। सिमिलरली जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो कोई भी आपको ऐसे ही तो अपने पैसे देगा नहीं ना, कोई नहीं इन्वेस्ट करने वाला ऐसे। यू हैव टू टेल देम कि आप क्या बिजनेस रन करते हो, आप कितने सक्सेसफुल हो, आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, राइट, तभी तो कोई पैसे देगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, विच इज़ फॉर द पर्पस कि हम पब्लिक को दें और पब्लिक उसके बेसिस पे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, राइट। तो ये हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है। इसको आप अदर वर्ड्स में क्या बोलोगे, प्रॉस्पेक्टस, ओके, प्रॉस्पेक्टस। तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग क्या होनी चाहिए, डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, राइट, ठीक है जी। कंडीशन, द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू in the draft offer document shall not exceed 25% of the amount raised. See what happens is, जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करे हो पब्लिक को, तो आपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर कुछ पर्पस बताया होगा कि आप किस पर्पस से इतना फाइनेंस रेज कर रहे हो, है ना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेजिंग दैट मच फाइनेंस। भाई आप अपना कोई एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर रही है, या वट एवर नया प्रोजेक्ट है, एनीथिंग इट कुड बी। तो ये जो है प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है, राइट। तो आपने वो फंड्स जो रेज करे हैं उनको उन्हीं पर्पसेस में यूटिलाइज करना होता है जो पर्पस उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ओके। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर उस अमाउंट को आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर आप कितना करते हैं, मैक्सिमम 25%, ठीक है। शैल नॉट एक्सीड का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम 25% ऑफ दैट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ, कंपनी जो है वो ऑफर लेके आती है, कंपनी का ऑफर साइज है सपोज 100 CR, राइट। तो 100 CR में से मैक्सिमम 25 CR कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, ओके। मैक्सिमम 25 CR कैन बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। दिस इज व्हाट द कंडीशन इज, ठीक है। तो इजी कंडीशंस हैं, राइट। हम एक बार इन तीनों के नोट्स बना लेते हैं तो हमारा साथ में रिविजन भी होता रहेगा। ये हमारी 4th कंडीशन हो गई थी। फिफ्थ कंडीशन सेज कि कंपनी को पहले से फर्म अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है। फर्म अरेंजमेंट्स किस चीज़ के करने हैं, ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये आपको कितना अमाउंट तक का करना है, 75%, ठीक है। 75% ऑफ जो भी आप अमाउंट जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ऐसे समझिए, तो 75% ऑफ फाइनेंस, राइट। लेकिन ये 75% कौन से अमाउंट का होने वाला है, ऑफ द अमाउंट जो आप उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो, माइनस इसमें से हमने क्या हटाया था, एक्सक्लूडिंग हमने इसमें क्या बोला था, एक तो आपके जो इंटरनल अक्रूवल्स हैं वो, एंड दूसरा इसमें से और माइनस हम करेंगे जो भी आपका
प्रपोज्ड अमाउंट टू बी रेज्ड है। ओके, तो इतने अमाउंट के आपको क्या करने हैं, फर्म अरेंजमेंट्स करने हैं पहले से। ओके, सिक्स्थ कंडीशन हमने जो इसके अंदर देखी थी वो कंडीशन क्या थी, फर्म अरेंजमेंट्स हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन हम इसके अंदर देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग हमने देखा था, इट शुड बी इन दी डीमैट फॉर्म, ऑलरेडी पहले से डीमैट के फॉर्म में ये होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले, राइट। तो प्रमोटर्स होल्डिंग should be in डीमैट फॉर्म, राइट। सेवेंथ कंडीशन हमने इसमें कौन सी देखी थी कि आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, 25%, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ठीक है, इनके लिए मैक्सिमम अमाउंट to be used would be 25% of amount raised। ओके, तो इतना अमाउंट आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करना है। ये हमारी टोटल 7 कंडीशंस हो चुकी हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एच पॉइंट देखते हैं। ओके, a public issue of equity securities, equity shares, if the issuer or any of its promoters या directors is willful defaulter, मैं यहाँ पे एक word add on करूँगी कि public issue जो है वो prohibited होता है। इस prohibited या restricted लिख सकते हैं if the issuer, प्रमोटर या डायरेक्टर्स क्या है, विलफुल डिफॉल्टर है। तो देखो 3 पार्टीज आ रही है यहाँ पे, इशुअर कंपनी, प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स, फाइन। 8th पॉइंट, इशुअर, मतलब हम इशुअर कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके प्रमोटर्स एंड उसके डिफॉल्टर्स, सॉरी डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, अगर ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं तो फिर आप पब्लिक इशू नहीं ला पाएंगे। पब्लिक इशू नॉट अलाउड, फाइन। अगर इशुअर कंपनी, प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स क्या हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, तो फिर आप पब्लिक इशू नहीं ला पाएंगे, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक बार, अभी ये कंडीशंस इजी ही हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट आई, इशू शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 days एंड नॉट मोर देन 10 days। इसका मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर पीरियड, कि आप जब पब्लिक को सिक्योरिटीज रेज करोगे तो कितने दिन का आप उनको टाइम दे रहे हो आपकी सिक्योरिटीज का वो सब्सक्राइब करने के लिए या उनके अंदर एप्लीकेशंस डालने के लिए। तो मिनिमम 3 दिन है और मैक्सिमम 10 days है। तो दिस इज व्हाट आर ऑफर पीरियड। 9th पॉइंट देखते हैं हम, 9th कितना है, ऑफर पीरियड की बात कर रहे हैं ये, राइट। ऑफर पीरियड कितना रहेगा हमारे पास, मिनिमम 3 days एंड मैक्सिमम वी आर सेइंग 10 days। ओके, दिस इज द ऑफर पीरियड। आपका इतने दिन तक ऑफर ओपन रह सकता है, मतलब 3 दिन और 10 दिन, जो भी टाइम आपने डिसाइड करा है, इतने दिन आपका ऑफर ओपन रहेगा और लोग उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल बी 90% ऑफ द इशू साइज। दिस इज नॉट इशूअर, दिस इज इशू, ठीक है। इशू साइज फेलिंग विच द एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू। सी व्हाट हैपेंस इज कि जब आप ऑफर ओपन करेंगे
लोग उसके अंदर सब्सक्राइब करेंगे, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, काफ़ी पुराना उनका वो होता है, अच्छा रिकॉर्ड होता है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ऐसी कंपनीज के शेयर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो सपोज करो कंपनी अगर अपने फॉर एग्जांपल 2 लाख शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो कई बार एप्लीकेशंस जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट की आ जाती हैं, ठीक है। और कई बार चांसेस होते हैं कि 2 लाख की भी एप्लीकेशन नहीं है, जैसे कई बार कंपनी जब स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीक है कंपनी या नई कंपनी है, हम अभी लोग इनको जानते नहीं है, इतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो इस टाइप की कंपनीज के अंदर क्या होता है, आपका जो जितना अमाउंट के शेयर्स आपने इशू किए, लोगों ने उतने भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, उतना भी सब्सक्राइब नहीं करा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो सेबी बोलता है कि आप एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि 90% ऑफ द इशू साइज आपको अचीव हो चुका है, विच मीन्स कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है, कंपनी ऑफर लेकर आती है कितना 10 CR, सपोज 10 CR का अमाउंट है जो कंपनी पब्लिक से रेज करना चाह रही है, ठीक है। अब 10 करोड़ में से 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्या होगा, आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन ये है ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, यानी आपके पास जो पब्लिक से एप्लीकेशंस आई हैं वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट की आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, यहाँ पे फिर जो एक्सेस अमाउंट्स की एप्लीकेशंस होती हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो एक्सेस जो भी होता है उनको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन देयर हैपन्स मेनी अ टाइम्स कि 10 CR भी अचीव नहीं होता है, इसका मतलब ये इशू क्या रह जाता है, अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, ठीक है। अब सेबी बोलता है कि अगर अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, यानी जैसे 10 CR में से आपने जो एप्लीकेशन रिसीव करी है, ठीक है, वो लेटर सपोज आपने रिसीव करी 9.5 CR की, ठीक है। अब ये देखो 9.5 CR की एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हुई हैं, सेबी क्या बोलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए, तो ये 90% को फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स आपका ऑफर जो है वो सही चल रहा है, आप इनको अलॉटमेंट कर सकते हैं, शेयर्स इनको अलॉट कर सकते हो, राइट। अगर सपोज ये होता 7 CR, तो 90% से कम है ना, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमें इन सबको रिफंड करना पड़ेगा, मतलब जितने लोगों की एप्लीकेशंस आई है ना, उतने लोगों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और ये इशू फेल हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो वेल एंड गुड, तो मैं इसके आगे कंडीशन लिख देती हूँ, व्हाट हैपन्स इन सच अ केस, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 90% आपको अचीव कराना ही पड़ेगा, मिनिमम 90% एटलीस्ट अचीव होना चाहिए, ओके। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन हो गई कि मिनिमम। अच्छा, अब अगर ये अमाउंट अचीव नहीं हुआ है तो फिर इशू क्लोज होने के कितने दिन में, 15 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, साथ में मैं कंडीशंस यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। 10th कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसमें हम ये क्या कह रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी अचीव्ड कितना होना चाहिए, 90% ऑफ इशू साइज। जितनी आपने सिक्योरिटीज ऑफर करी हैं, जितना आप इशू ला रहे हैं, उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आना चाहिए, ठीक है। इफ़ नॉट रिसीव्ड, है ना, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ कि अगर ये रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, if not received, refund all monies, रिफंड करना पड़ेगा आपको। ये आपको कितने दिन में रिफंड करना है, विदिन 15 days ऑफ क्लोजर।
विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर 10 कंडीशंस, है ना, 10 कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। किसकी कंडीशंस हैं ये, एक कंपनी को जब आईपीओ लाना है, यानी जब पब्लिक फंडिंग रेज करनी है, शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, तो उसके लिए ये कुछ कंडीशंस हैं जो इन्हें कंप्लाई करनी है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर पढ़ी हैं, ये हम नोट्स में से ही रिकॉल करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले हमने इसके अंदर कौन सी देखी, फर्स्ट कंडीशन वाज कि ये जो इशूअर है, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये क्या है, ये डीबार्ड नहीं होने चाहिए फ्रॉम एक्सेसिंग दी कैपिटल मार्केट। ओके, मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होनी चाहिए कि ये मार्केट में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेकंड कंडीशन सेज आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से। अच्छा, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में से आपको एक को अपना डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज करना है और उस डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर लेना। लिस्टिंग का मतलब है कि आपके शेयर्स जो है ये मार्केट में तभी ट्रेड हो पाएंगे जब ये लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। थर्ड के अंदर, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं अगर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, यहाँ पे मिस हो गया है, अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो क्या है, पार्टली पेड अप हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर गेट इट कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप शेयर, मतलब और बाकी अमाउंट्स की भी आप कॉलिंग करें और उसको फुली पेड अप बनाएं, या फिर आप उसको क्या करो, फोरफीट कर दो, जब्त कर दो, ठीक है। फोर्थ कंडीशन सेज दैट यू हैव टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के साथ एक अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ। ये अग्रीमेंट किस चीज़ का अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट डीमैटेरियलाइजेशन के लिए है, क्योंकि डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को होल्ड करने वाला है डीमैट फॉर्म में। ओके, फिफ्थ कंडीशन सेज आपको फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस करने हैं, यानी आप जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाने वाले हैं उसका 75%, लेकिन अक्रूवल्स हटा देना और उसमें से जो भी प्रपोज्ड अमाउंट टू बी रेज्ड है, जो आप पैसा रेज करने वाले हैं, वो हटा करके बाकी का बचा हुआ अमाउंट का 75% आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। सिक्स्थ कंडीशन सेज प्रमोटर की पहले से जो होल्डिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। ओके फाइन, अगर कंपनी कुछ भी पैसा रेज कर रही है वो उस पर्पस में ही यूटिलाइज करेगी, पहली बात तो ये है जिस पर्पस के लिए आपने वो पैसा रेज करा है। अदर देन दैट अगर आप इसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 25% यूज कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। फाइन, एट्थ कंडीशन सेज, ये जो एट्थ कंडीशन है ये कंडीशन अप्लाई होती है 3 लोगों के ऊपर, वन इज इशूअर, प्रमोटर एंड डायरेक्टर, ठीक है। ये लोग क्या नहीं होने चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑफर पीरियड कितना रहेगा, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना अचीव करना है आपको, 90% ऑफ द इशू साइज। अगर ये 90% अचीव नहीं हुआ तो इशू क्लोज होने के 15 दिन में आपको ये सारा पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, आई होप ये वाली सारी कंडीशंस आपको क्लियर होंगी। फाइन, तो ये हमारे नोट्स बन गए हैं, साथ ही साथ अब एक छोटा सा टॉपिक हम और देख लेते हैं इसके अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज। सी व्हाट हैपेंस इज, ये जो इशू का पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। कई पार्टीज़ हैं जिनकी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई कंप्लायंसेस देखेगा, कोई फंड रेजिंग कैसे करनी है, फंड्स कहाँ रखने हैं, अकाउंट ओपन करना है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ दैट आर टू बी डन। मतलब इशू का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता, आईपीओ लाना इज़ नॉट दैट ईजी, है ना। इट टेक्स काफ़ी महीने लग जाते हैं, इवन कई कंपनीज़ को 1-1 साल भी लग जाता है ये फंड रेजिंग करने में।
तो इसमें कई लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, है ना, देर आर मैनी इंटरमीडियरीज, मैनी अदर पार्टीज इन्वॉल्व। अब वो एक एक करके हम सबके नाम देखने वाले हैं, सबका रोल जो है वो अलग अलग रहेगा। देखिए, the issuer shall appoint one or more merchant bankers and at least one of whom should be a lead merchant banker। तो मतलब आपको क्या करना है, merchant bankers अपॉइंट करने। आप एक भी कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो। अगर मल्टीपल करते हो तो उनका एक हेड होना चाहिए which will be called as lead merchant banker। ठीक है, the issuer should also appoint SEBI registered intermediaries। ये किसके कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करी जाएंगी, लीड मर्चेंट बैंकर के साथ। ठीक है, वेयर द इशू इज मैनेज बाय मोर देन वन मर्चेंट बैंकर्स। तो देखो, इसके हम साथ नोट्स भी बना लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट appointment of intermediaries, राइट। इसके अंदर हमने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट, हम पूरे इस पैरा को पॉइंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं तो लर्निंग इजी हो जाएगी। हमें क्या करना है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने हैं। तो फर्स्ट मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेंगे। अब ये क्या है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं और कोई और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो ये रोल प्ले कर रहे हैं। रिमेंबर दीज शुड बी सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये मर्चेंट बैंकर क्या है, एक सिंगल भी अपॉइंट कर सकते हो और मल्टीपल भी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर आपने मल्टीपल अपॉइंट करा है तो इनका एक हेड अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हेड को आप क्या कहेंगे, लीड मर्चेंट बैंकर। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, लीड मर्चेंट बैंकर कहा जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा, आपको अदर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज भी अपॉइंट करनी है, वो इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर, बट दोज शुड बी सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो और भी इंटरमीडियरीज हैं जो हमें यहाँ पे अपॉइंट करनी पड़ेंगी। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, अपॉइंट सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ठीक है, और ये सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज जो है ये आप किसके उसके साथ अपॉइंट करोगे, इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर। विद मर्चेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करके इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, वेयर द इशू इज मैनेज बाय मोर देन वन मर्चेंट बैंकर, सबके राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब किस किस चीज़ के रिगार्डिंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, इट कुड बी रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर्स, मतलब हमें सेबी को कई डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, कंपनी का कोई लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही हैं, ऐसे कोई स्यूट्स तो पेंडिंग नहीं है, तो इस तरीके की अलग अलग डिक्लेरेशंस होती हैं जो जाती हैं। अलॉटमेंट का कौन हैंडल करेगा, रिफंड्स का मैटर कौन हैंडल करेगा, एंड अंडर राइटिंग वगैरह कौन हैंडल करेगा। तो ये मैं उन्हीं नोट्स के अंदर लिख देती हूँ। ये जो भी मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स हैं, मैं इसी के आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मल्टीपल है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिसाइड देयर रोल, responsibilities and obligations। ठीक है, अगर मल्टीपल अपॉइंट कर रहे हो तो फिर उनका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस पहले से ही आपको डिसाइड करके रखनी है। फाइन, ओके। अब एक बार आगे का कंटेंट हम देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं ये।
first condition says the issuer shall, in case of an issue made through book building process, appoint syndicate members, and in case of any other issue appoint bankers to the issue. तो what they are saying कि आप जो issue ला रहे हैं, अगर वो issue आप कौन से मोड के थ्रू ला रहे हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, एनी अदर मोड, राइट। अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंडिकेट मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, फाइन। एंड एनी अदर इशू के केस में आपको बैंकर्स टू इशू चाहिए होंगे, बैंकर्स टू इशू की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो दीज आर 2 मोर इंटरमीडियरीज जो अभी हमने इसमें देखी हैं, फाइन। सेकेंड पॉइंट सेज द इशूअर शैल अपॉइंट RTI रजिस्ट्रार टू द इशू, अगेन विच इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, बोर्ड का मतलब सेबी है, अगर बोर्ड वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो उसका मतलब सेबी है, फाइन। विच हैज़ कनेक्टिविटी विद ऑल द डिपॉजिटरीज, एंड लास्टली आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द कंप्लायंसेस। ऑफ कोर्स ये कंप्लायंस ऑफिसर आपका जाहिर सी बात है कौन रहने वाला है, CS रहने वाला है, जो कि क्या करेगा, कंप्लायंसेस वगैरह इंश्योर करेगा, ओके। तो एक बार हम इंटरमीडियरीज के नाम लिख लेते हैं सारी जिन जिन की हमें रिक्वायरमेंट है, ओके। सेकेंड पॉइंट ये हमने यहाँ तक लिख लिया था। थर्ड एक बार मैं इसमें लिखती हूँ, क्या, अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं इशू, तो व्हाट यू वांट कि आपको सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई अदर इशू है, कोई और इशू अगर आप ला रहे हैं तो उसमें यू विल नीड बैंकर्स टू इशू, बैंकर्स टू इशू, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ हमें और किसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है यहाँ पे, रजिस्ट्रार्स टू इशू, रजिस्ट्रार टू इशू। ये इनका रोल क्या होता है रजिस्ट्रार्स टू इशू का, ये सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करते हैं अपने पास, जिस भी पर्सन के नाम से वो रजिस्टर करनी है उसके नाम पे रजिस्टर होंगी, ट्रांसफर्स वगैरह करने हैं तो उसके अंदर ये रजिस्ट्रार टू इशू फैसिलिटेट करता है। एंड लास्ट अपने पास हमें चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर, यानी CS। So these are the intermediaries that are to be appointed। ये हमने शॉर्ट में हमारे नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं, फाइन। सो अगेन यू हैव टू मेंटेन दीज नोट्स, दे विल हेल्प यू अलॉट, है ना, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे अगर हमने कंटेंट से पढ़ने का कोशिश किया तो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अदर कंडीशंस और कुछ कंडीशंस और हैं जो इशू लाने से पहले ध्यान में रखनी है, वो कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।